अभी अपन बात करते हैं एक्सेप्शंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एक्सेप्शंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आयनाइजेशन एंथैल्पी के एक्सेप्शंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो सबसे पहला पॉइंट आता है, जब हमने एक पॉइंट पढ़ा है, उसका जनरल ट्रेंड पढ़ा है कि जब हम पीरियड में चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, राइट? तो जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि अक्रॉस अ पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंक्रीज. अब एग्जांपल लेते हैं सेकंड पीरियड का. लिखो फटाफट सेकंड पीरियड. कहाँ से शुरू होता है? लिथियम, फिर ये है सेकंड पीरियड. जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंगली कैसा आना चाहिए? बढ़ रहा है, ऐसा आना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता. कैसा होता है? देखो, इसकी सबसे कम होगी नो डाउट, साइज सबसे बड़ा है इसका. उसके बाद क्या करो? क्रॉस कर दो. क्या आ जाएगा? बोरॉन. फिर क्या आ जाएगा? बेरिलियम. फिर इसको एज इट इज लिख लो. फिर क्रॉस कर दो. क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन. फिर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन. फिर फ्लोरीन. फिर नियॉन. तो जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए था, लेकिन दो जगह डिफरेंस आ जाता है. और याद करने का तरीका भी बहुत इजी है. एक लिखा, क्रॉस किया, एक लिखा, क्रॉस किया, बाकी लिख दिया. तो लिखने का तरीका भी इजी है. अब रीजन की बात आती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों इंटरचेंज हो रहे हैं? तो दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एक बार अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 क्या हो जाएगा? 1s2 2s2. ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है. बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1. इधर देखो नाइट्रोजन का क्या है? 1s2 2s2 2p3. और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4. क्या कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? देखो, ये हो गया हाफ फिल्ड, और ये ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, राइट? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं. तो जब ये स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज करने की चाहत नहीं रखेगा. अपनी स्टेबिलिटी को कोई क्यों खराब करेगा? तो क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, ये ऑलरेडी स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा. इसलिए ऑक्सीजन पहले आ गया, नाइट्रोजन बाद में. इधर देखो, S में से 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या 2p में से? 2p में से. पेनिट्रेशन इफेक्ट पढ़ाया था ना, है ना? और ये तो वैसे भी देखो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में है, राइट? तो p में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? ज़्यादा इजी. इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी और इसकी ज़्यादा. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? लिख लेना इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके. ये कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी हुई? पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट IE. ये हो गई IE1. IE1 का ट्रेंड है. इसी पीरियड में अपन IE2 भी निकालने की कोशिश करते हैं. IE2 का मतलब है अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है? IE2 का मतलब अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा. थोड़ा सा 1 मिनट लो और सोचो क्या ट्रेंड होना चाहिए. मतलब आपको ये सिचुएशन इमेजिन करनी है कि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी है ना? तो देखो समझो, जब ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो जैसे लिथियम है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर था 3,
यानी उसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे एटम में, उसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हीलियम के जैसा हो चुका होगा। 3 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s1 था ना, ये तो निकाल दिया, तो ये हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन बन गया ना। बोरॉन क्या बनेगा? बेरिलियम। बेरिलियम क्या बनेगा? लिथियम। कार्बन क्या बनेगा? बोरॉन। एक पहले शिफ्ट हो जाएंगे ना। ऑक्सीजन क्या बनेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या बनेगा? कार्बन। फ्लोरीन क्या बनेगा? ऑक्सीजन। और नियॉन क्या बनेगा? फ्लोरीन। ये बन जाएंगे। बस आपको ये वाला ट्रेंड तो समझ में आ ही गया है। अब इसके अकॉर्डिंगली लिखो। देखो सबसे पहले यहाँ कौन आ रहा है? नोबल गैस आ रही है ना। इनमें से नोबल गैस कौन सी दिख रही है? ये रही, तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी। फिर कौन आ रहा है? फ्लोरीन। अब इस केस में फ्लोरीन कौन है? ये, तो ये आ जाएगा। फ्लोरीन के बाद कौन आ रहा है? अब नाइट्रोजन कौन बन चुका है? ऑक्सीजन आ जाएगा। अब इसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन बना? तो फ्लोरीन आ जाएगा। ये लिखना है बस आपको, उसके अकॉर्डिंगली सेकंड आईई भी आ जाएगी। वो आपसे थर्ड पूछता है तो इसी तरीके से थर्ड भी निकल जाएगी। अब फ्लोरीन के बाद कौन? कहाँ तक पहुंचे थे हम? ऑक्सीजन तक। कहाँ तक पहुंचे थे? है ना। अब क्या आ गया? कार्बन। कार्बन कौन है? नाइट्रोजन। बेरिलियम कौन है? बोरॉन। बोरॉन कौन है? बोरॉन कौन है? कार्बन। लिथियम कौन है? बस ये लो। अरे यहाँ हीलियम मतलब यहाँ लिथियम आएगा ना। डन। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, बात करते हैं ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 में कौन है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नाइहोनियम। उसको छोड़ दो। डाउन द ग्रुप यूजुअल ट्रेंड क्या है? आईई का बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि भाई कम होना चाहिए, लेकिन ट्रेंड ऐसा नहीं होता। इस ट्रेंड को बहुत इजीली आप एक डायग्राम से याद कर सकते हो। कौन सा डायग्राम है? हाँ नहीं, एक ग्राफ बना लेते हैं, उससे याद कर लेंगे। यहाँ पर ले लिया आयनाइजेशन एंथैल्पी और यहाँ पर ले लिया एटॉमिक नंबर। ग्राफ कैसा बनेगा? डब्ल्यू की शेप में, ठीक है, ऐसे। सीधा सीधा डब्ल्यू मत बनाना, इस तरीके से बनाना है। यहाँ से क्या आ जाएगा? बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। एटॉमिक नंबर वाइज आएंगे ना। अब देखो, इसका पॉइंट यहाँ आएगा, इसका पॉइंट यहाँ आएगा, इसका ये आ गया, ये और ये।
सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी आ रही है? बोरॉन की। फिर किसकी आ रही है? थैलियम। फिर किसकी आ रही है? गैलियम। फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। ये हो गया इसका ट्रेंड। ठीक। अब ऐसा क्यों आगे पीछे हो रहा है? ऐसा आगे पीछे क्यों हो रहा है? थोड़ा सा सोचो, रीजन तुम्हें पता है? हाँ, लैंथेनाइड। ये तो हो रहा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये हो रहा है, ये वाला जो पार्ट हो रहा है, ये हो रहा है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो उस वजह से आई भी ऊपर नीचे हो रही है। तो आप बहुत इजीली इस डायग्राम से इसको याद कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं डी सीरीज की। तो डी सीरीज में 3D सीरीज की IE 4D से ज्यादा होती है और फिर 4D से ज्यादा 5D की होती है। ये याद रखना है आपको। 3D और 5D दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी 4D से ज्यादा होगी। ठीक, लेकिन ये कहां फॉलो नहीं होगा? मतलब एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है। ये कहां फॉलो नहीं होगा? ग्रुप 5, 6 और 10 में फॉलो नहीं होगा। इसलिए मैं कह रही हूं बार बार टेबल याद करो, टेबल याद करो। तुरंत ग्रुप 5 लिखते ही दिमाग में आना चाहिए ग्रुप 5 में कौन है? हैं? वेनेडियम, है ना। शुरुआत किससे हो रही है? 3D का कौन है? ये हो गया 3D, ये हो गया 4D और ये हो गया 5D। तो 3D में कौन आ रहा है? 5th ग्रुप में। 3rd ग्रुप से शुरू हो रहा है ना डी ब्लॉक। 3rd, 4th, 5th। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम के नीचे नहीं बेटा, क्रोमियम तो आगे आएगा ना। उसके नीचे नायोबियम, उसके नीचे TH नहीं है, TH तो TA, टैंटलम। ये तो क्या हो गया? ग्रुप 5। ग्रुप 6 बताओ क्या है? इसके जस्ट आगे वाला हो जाएगा क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। टंगस्टन नहीं, टंगस्टन। जैसे जिंक नहीं था, क्या था? जिंक। वैसे ही टंगस्टन नहीं है वो, टंगस्टन। ठीक है, चलो 10th 10th ग्रुप बेटा। मैंगनीज तो इसके बाद 7th में है। नहीं, निकल, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। याद करो टेबल। अब तो बहुत सारी क्लासेस हो गई, अब तो याद हो जानी चाहिए, मतलब गुस्सा आ जाएगा फिर किसी दिन। तो इनमें ये वाला ट्रेंड फॉलो नहीं होगा। इनमें क्या ट्रेंड फॉलो होगा? 3D से ज़्यादा 4D से ज़्यादा 5D। ये ट्रेंड फॉलो होगा इन तीनों में। बाकी इन 3 को छोड़कर जितने भी D ग्रुप हैं उन सब में ऊपर वाला ट्रेंड फॉलो होगा। ये आपको लर्न करना है एज इट इज। डोंट गेट इनटू द रीजन। इनऑर्गेनिक पढ़ा करो रात को सोने के पहले और पढ़ के सो जाया करो। या दिन में सपोज तुम्हें नींद आ रही है तब पढ़ो इनऑर्गेनिक और सो जाओ। जैसे डॉक्टर बोलता है ना, दवाई खाओ और सो जाओ।
तो कोई भी छोटा सा पार्ट उठा लिया, जैसे आपने लेट से एटॉमिक रेडियस, रात को सोने के पहले एक बार एटॉमिक रेडियस पढ़कर आप सो गए, आपको ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा रिकॉल करने में ईजी रहेगा। ठीक है, कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ है, जैसे बायो, कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ है, जब उसको पढ़ो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहे, पढ़ो और सो जाओ। न्यूमेरिकल में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती हमें, लेकिन थ्योरी अगर आपको कुछ ऐसा है जो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है और तुमने 5 बार कोशिश कर ली फिर भी लर्न नहीं हो रहा, दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे। तुम तो बायो के हो, तुम्हें तो ब्रेन का पूरा फंक्शनिंग पता होना चाहिए कि ब्रेन किस तरीके से काम करता है ना। जैसे ब्रेन को साउंड समझ में, उसको इमेजेस समझ में आती है। अगर यही लेक्चर मैं बोल बोल के दूंगी तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। लिखते क्यों हैं? दिख रहा है ना, इमेज बन रही है ना आंखों में। या कोई मूवी देखते हो तो मूवी कितनी बढ़िया तरीके से तुमको याद रहती है और सालों तक याद रहती है। मतलब मैं तुमसे पूछूं, तुम बोलोगे हाँ मैम तब देखी थी पर मुझे ये याद है, डायलॉग याद होते हैं, उसके सीन याद होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप देख रहे होते हो। कोई तुम्हें आकर डॉक्यूमेंट मतलब मूवी सुना दे तो वो तुम्हें उतने अच्छे से याद नहीं रहेगी। तो जब हम देखते हैं ना इमेजेस, वो हमारे ब्रेन को ज़्यादा समझ में आती है और वो जब समझ में आती है तो दिमाग में ठहर जाती है, राइट? इसलिए कुछ भी थियोरेटिकल आपको पढ़ना हो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग, कि अगर आपको कुछ भी थियोरेटिकल पढ़ना हो, पढ़ो और सो जाओ। नींद जब आ रही है ना उसके पहले पढ़ लो, कुछ ऐसा डिफिकल्ट चीज़ है जो आपको याद नहीं हो रहा, पढ़ के सो जाओ। डू दिस, ठीक है? चलो 4th पॉइंट पर आते हैं अपन। इसमें भी अपन डी सीरीज की बात करेंगे, लेकिन 3D सीरीज की बात करेंगे पीरियोडिकली, लेफ्ट टू राइट। लिखो फटाफट डी सीरीज, 3D सीरीज लिखो। लिखी हुई है वैसे तो, कहीं नहीं लिखी हुई? चलो लिख देते हैं। क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, हाँ सॉरी, हाँ, और फिर जिंक। तुम्हारा जिंक निकाल दूंगी मैं, जिंक। ठीक है, ये पहला एलिमेंट है। ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं हम इनकी। अभी ये पीरियड में है, पीरियड में अरेंज्ड है ना, तो पीरियड में IE बढ़ती है, बढ़नी चाहिए। देखो कहाँ बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, लेकिन फिर कम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, 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 फिर कम होगी, कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी। यानी क्या ध्यान रखना है आपको? 2 और 3, 6 और 7, 7 और 8, यानी 2, 6, 7 पे रिवर्स करना है, बाकी नॉर्मल बढ़ती बढ़ती बढ़ती। अब आप इसको अरेंज करके कोई सेंटेंस बनाकर लर्न करना चाहो वो आपकी मर्जी है। मुझे ये ऐसे याद रहता है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया। ठीक है, ये मुझे डायग्राम से याद रहता है हमेशा। ये तो मतलब आंखों में बस चुका है डायग्राम। और ये नंबर्स मुझे याद रहते हैं, ये नंबर्स मुझे याद रहते हैं, तो मुझे नंबर ज़्यादा याद रहते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लर्न किया है। आप चाहो तो इनको अरेंज कर लो। भाई स्कैंडियम के बाद क्या आ जाएगा? वेनेडियम, फिर क्या आ जाएगा? टाइटेनियम, और फिर उसका कोई सेंटेंस अपना खुद बनाना चाहो तो बना लो। ठीक है, लास्ट पॉइंट पर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो अपन एज इट इज लिखते हैं। मैं रीजन आपको समझाऊंगी उसका। सपोज आपको कंपैरिजन करना है के प्लस Cu प्लस में, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का आपको कंपैरिजन करना है। के और के प्लस में से आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी? के और के प्लस में से किसकी ज़्यादा होगी?
K प्लस की, क्योंकि पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही Cu और Cu प्लस में Cu प्लस की ज़्यादा होगी, ये तो पता चल गया। अब थोड़ा सा सोच के बताओ K और Cu में किसकी ज़्यादा होगी? तुम्हें आता है K और Cu? टेबल में देखो या सोचो, टेबल याद नहीं तो टेबल खोल के बैठो। K कहाँ है, Cu कहाँ है? ऊपर नीचे है, दाएं बाएं है, कैसे हैं? K और Cu दाएं बाएं हैं या ऊपर नीचे हैं, कैसे हैं? दाएं बाएं है ना, है ना? इन अ पीरियड है, तो इन अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है ना, तो इसका मतलब Cu की ज्यादा होगी। यहां तक तो पहुंच गए। एक कंपैरिजन किसका करोगे? K प्लस और Cu प्लस का। ये थोड़ा समझने वाली बात है। K प्लस और Cu प्लस दोनों यूनिपॉजिटिव हैं, दोनों यूनिपॉजिटिव हैं, ठीक है। तो इनका जो रीजन आता है वो इनके कॉन्फ़िगरेशन से आता है। जो K प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके जैसा होगा? आर्गन के जैसा होगा। पोटेशियम 19 आर्गन के जैसा होगा। कैसा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। भाई इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 18 बचे ना, ये काउंट करो 18 इलेक्ट्रॉन है। और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा है? आर्गन है, यानी नोबल गैस। तो K प्लस का कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह है? नोबल गैस की तरह, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 29। कॉन्फ़िगरेशन क्या चलता है इसका? 3d10 4s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या चलता है? 3d10 4s1। ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा जब ये प्लस बनेगा, राइट? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 3p6 तक तो यहां तक चल रहा है, 3p6 तक तो एज इट इज चलेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? 3d10। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसको देखो, समझो। आउटर मोस्ट शेल में, ये शायद तुमने एटॉमिक में नहीं पढ़ा ना, अभी तक नहीं पढ़ा ना, समझो। आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी ना किसी नोबल गैस जैसा। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। लास्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसका कॉन्फ़िगरेशन किसी ना किसी नोबल गैस जैसा होगा। यानी ये वाला कैसा है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब लास्ट शेल में, भाई 8 तो ये रहे, इसमें 10 और हैं, यानी कितने हो गए? 18। 18 इज ऑल्सो अ मैजिक नंबर, याद है? तो अगर लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब भी वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माना जाता है, पर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ना बोलकर हम बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो में पी क्यों लिखा है मैम? स्यूडो बोल रहे हो और पी लिख रहे हो, स्पेलिंग क्या है? हाँ, तुम्हें तो पता होगा ना, अमीबा के स्यूडोपोडिया। पोडिया मतलब आर्म्स और, है ना, लिम्स। सो पोडिया मतलब लिम्स और स्यूडो मतलब फॉल्स, तो उसके फॉल्स हाथ पैर हैं। मैंने बायो पढ़ी है, बायो पढ़ाई है। आई हैव डन माई फर्स्ट मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, देन मास्टर्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री से ज़्यादा बायो है, मुझे अभी भी बायो बहुत पसंद है। तो स्यूडो मतलब फॉल्स, एग्जैक्टली वो ना होकर उसके जैसा। तो एग्जैक्टली तो कैसा होना चाहिए? इनके जैसा होना चाहिए, नोबल गैस जैसा। पर ये नोबल गैस का ना होकर स्टेबल तो है, तो इसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस या स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन है? ये। इन दोनों में से अगर कंपेयर, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, पर ज्यादा स्टेबल कौन है? नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर K ज़्यादा स्टेबल है, ये K प्लस ज़्यादा स्टेबल है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ये रेजिस्ट करेगा कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। तो K प्लस भी स्टेबल है और Cu प्लस भी स्टेबल है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन है? K प्लस, और इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? K प्लस की। तो इन दोनों में कौन हो गया? ये। अब इनका ऑर्डर देखो, अब ऑर्डर बताओ इनका क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन आएगा? बेटा K से भी ज्यादा तो K प्लस है ना, अपन सबसे ज्यादा से कम।
घटते हुए क्रम में आपको इन चारों को K प्लस, फिर Cu प्लस, बहुत बढ़िया, फिर Cu, फिर K। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कोई भी डाउट है पूछ लो। भाई प्लस वालों की तो ज़्यादा रहेगी न्यूट्रल से, और दोनों प्लस में से ज़्यादा किसकी है? K प्लस की। और Cu और K में से किसकी ज़्यादा है? Cu की, क्योंकि ये दोनों पीरियड में अरेंज्ड है।